हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी मेंस के लिए जो है जीएस पेपर 1 से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये है मुगल आर्ट एवं आर्किटेक्चर। मुगल के जो आर्ट हुए थे, जो भी आर्ट था उसका आर्किटेक्चर जो भी निर्माण किया गया था उसके क्या विशेषता है, उसके वास्तु विकास कैसे हुआ और मुगल पेंटिंग्स के बारे में इस क्वेश्चन में जो है डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में सारे जो हैं विशेष तथ्य के साथ जो है इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मुगल शासक थे, उसके शासनकाल में जो है कौन कौन से आर्ट और आर्किटेक्चर का विकास हुआ, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे आपको इस वीडियो में आपको पिक्चर भी दिखाएंगे कि कौन कौन सा विकास हुआ था। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना विलंब के। और यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले। और जीएस पेपर 1 से संबंधित जो है इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। जीएस पेपर 2 से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे जो है वहाँ से आप देख सकते हैं। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं जो कि अपकमिंग जो है बीपीएससी मेंस के एग्जाम के लिए वेरी वेरी यूजफुल होंगे आपके। ओके, तो चलिए आज का ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। देखते हैं मुगलों के संरक्षण में जो है वास्तुकला अपनी खूबसूरती को बनाए रखते हुए अधिक भव्य बन गई। मुगल के संरक्षण में जो है वास्तुकला जो है वो अपनी खूबसूरती को बनाए रखते हुए बहुत ही ज़्यादा भव्य बन गया, एकदम देखने योग्य बन गया। मुगल वास्तुकला एक विशिष्ट इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली है। ओके, क्या कौन सा शैली है? इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली है मुगल वास्तुकला, जो कि फारसी, तुर्की और भारतीय शैली की विशेषताओं को एक साथ लाती है। कौन कौन सी विशेषता? फारसी शैली, तुर्की शैली और भारतीय शैली की विशेषता को जो है एक साथ लाता है, मुगल वास्तुकला में देखने को मिलता है, जिसको इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली बोलते हैं। फतेहपुर सीकरी और शाहजहानाबाद जैसे शानदार शहरों को उनके शासनकाल के दौरान कई राजसी किलों, मस्जिदों और मकबरों के साथ स्थापित किया गया है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे फतेहपुर सीकरी का हो गया, शाहजहानाबाद का हो गया। इसमें बहुत सारे जो है वास्तुकला निर्माण किए गए हैं, जिसमें जब मुगल वास्तुकला का जो है इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली को देखने को मिलता है। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं मुगल वास्तुकला की महत्वपूर्ण क्या विशेषताएं हैं। यह भारतीय, फारसी, तुर्की स्थापत्य शैली का क्या है? मिश्रण है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये महत्वपूर्ण विशेषता है मुगल वास्तुकला का, कि ये इसमें जो भारतीय, फारसी और तुर्की स्थापत्य शैली का जो है ये मिश्रण है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार की इमारतें, जैसी राजसी द्वार, इसको प्रवेश द्वार बोलते हैं, किले हो गए, मकबरे हो गए, महल हो गए, मस्जिद हो गए, सराय इत्यादि स्थापित किए गए हैं मुगल शासन के दरमियान। निर्माण सामग्री, इसमें ज़्यादातर जो है लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया। क्या ये विशेषता है इसका कि सबसे ज़्यादातर जो है लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है वास्तुकार निर्माण में, निर्माण सामग्री में। विशेष विशेषताएं जैसे कि मकबरों की चार बाग शैली, उद्यान अभिन्यास और स्पष्ट बल्बनुमा गुम्मद, कोनों पर पतला बुर्ज, चौड़े द्वार, सुंदर सुलेख, खंभे और दीवारों पर जो है ज्यामितीय संरचनाएं और स्तंभों पर जो है समर्थित महल हॉल, ये सारे जो है मुगल वास्तुकला के जो है विशेषताएं हैं। इसमें जो है बहुत सारे इंडो इस्लामिक के जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है बिल्डिंग में ये सारे फेमस आर्ट डिजाइन किए गए ये वास्तुकला है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये सारे विशेषताएं मुगल वास्तुकला के। अब देखते हैं विभिन्न मुगल शासकों के तहत जो है कौन कौन से वास्तुकला का निर्माण हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है बाबर। बाबर ही जो है स्थापना किया था किसका? मुगल शासक का, मुगल वंश का। ओके, ध्यान रखना आपको। तो बढ़ते हैं। अपने छोटे शासनकाल 1526 से लेकर 30 तक के कारण में जो है जिसका अधिकांश समय युद्धों में बिताया गया। बाबर जो है उसका बहुत ही छोटा सा शासनकाल रहा, 1526 से लेकर 1930 तक, 1526 से लेकर 1530 तक, जिसका अधिकांश समय जो है युद्धों में बिताया गया। बाबर पानीपत में काबुली बाग की मस्जिद और दिल्ली के पास संभल में जमा मस्जिद के अलावा कोई महत्वपूर्ण निर्माण नहीं करा सका। बाबर जो है ये कहाँ पे? पानीपत में जो है काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण कराया। याद रखना आपको, काबुली बाग का मस्जिद का निर्माण कौन कराया? तो बाबर के द्वारा। और दिल्ली के पास जो है संभल में जामा मस्जिद के अलावा जो है ये कोई महत्वपूर्ण निर्माण नहीं करा सका। उन्होंने आगरा में चार बाग शैली में भारत के पहले मुगल गार्डन राम बाग का निर्माण भी कराया। आगरा में जो है स्थित है, चार बाग शैली पर स्थित है भारत के पहले मुगल गार्डन। 1528 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया, राम बाग का निर्माण कराया गया। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं हुमायूं।
हुमायूं ने क्या क्या किए, इन्होंने बाबर के बाद गद्दी संभाली, लेकिन अपने पूरे शासनकाल में वो लगातार शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष में उलझे रहे। उन्होंने दीन पनाह नाम के शहर की नींव रखी। कौन सी? दीन पनाह नाम की शहर की नींव रखी, याद रखना है, लेकिन इसे पूरा नहीं कर सके। हुमायूं का मकबरा, जिसे ताजमहल के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है, मुगलों की पहली भव्य संरचना थी, जिसे उनकी विधवा हमीदा बेगम ने बनाया था। किसके द्वारा? हमीदा बेगम के द्वारा बनाया गया था, और जिसे फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास द्वारा परिकल्पित किया गया था। एक उभरे हुए मंच पर बना मकबरा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का उपयोग करते हुए भारतीय और फारसी कलात्मकता का मिश्रण है। ये किसका है? भारतीय और फारसी कलात्मकता का मिश्रण है। कौन सा? मुगल हुमायूं का मकबरा। ओके, याद रखना आपको। इसमें बहुत सारे, और किसके द्वारा किया गया? मिराक मिर्जा गियास के द्वारा जो ये परिकल्पित किया गया था। इसकी फारसी चारबाग शैली है। क्या है? फारसी चारबाग शैली है। 1993 में जो है मकबरे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ताजमहल अंतिम था और इसलिए चारबाग शैली के तहत बनाया गया शायद सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हुमायूं का मकबरा है जो कि चारबाग शैली पे आधारित है। बहुत ही खूबसूरत है ये मकबरा। देख सकते हैं आप इस पिक्चर में कैसे निर्माण किया गया था। ओके, याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हुमायूं से संबंधित। ये है चारबाग शैली पे स्थित, चारबाग शैली पद्धति पे है ये हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट देखते हैं नोट में क्या है। चारबाग शैली किसे कहते हैं? यह एक फारसी शैली के उद्यानों का खाका है, जिसमें मुख्यतः इमारत को चतुर्भुज उद्यान के केंद्र में रखा जाता है, जिसमें पानी के संकड़े नाले बड़े क्षेत्र को छोटे पार्कों में विभाजित करते हैं। तो ये चारबाग शैली का विशेषता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चारों तरफ उद्यान होता है और बीच में जो है मुख्य इमारत होता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पानी के संकड़े नाले जो है वो बड़े क्षेत्र को छोटे पार्कों में विभाजित करता है, ये इसे चारबाग शैली कहते हैं। अब देखते हैं शेरशाह सूरी, जिसको सूर राजवंश के अंतर्गत आता है। उन्होंने दिल्ली में पुराने किले के लिए किला एक क्वाना मस्जिद, पाकिस्तान में रोहतास का किला, पटना में शेरशाह सूरी मस्जिद और अफगान शैली में प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया। उनके काल में लोधी शैली से मुगल शैली की वास्तुकला में परिवर्तन देखा गया। कौन सा परिवर्तन देखा गया? लोधी शैली से मुगल शैली की वास्तुकला में। और किस किस चीज़ का निर्माण किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा? किला एक क्वाना मस्जिद का, पाकिस्तान में रोहतास का किला, पटना में शेरशाह सूरी मस्जिद और अफगान शैली में प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है अकबर। अकबर के टाइम में क्या हुआ? अकबर जो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है ये शासनकाल रहा, और मुगल कला और वास्तुकला में अत्यधिक विकास हुआ इसके दरमियान। उन्होंने फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण कराया, जो मुगलों का पहला नियोजित शहर था, जो 1571 से 1585 तक जो है उनकी राजधानी के रूप में रहा। कब से कब तक? 1571 से 1585 तक जो है वो राजधानी के रूप में रहा। उसके बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया 1576 ईस्वी में। गुजरात राजाओं पर अकबर की जीत के लिए बनाया गया था। जब गुजरात के राजाओं पर जो जीत कर आया था तब बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। जमा मस्जिद हो गया, दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया, बिरबल का घर हो गया, संत सलीम चिश्ती मकबरा हो गया, फतेहपुर सीकरी के कुछ महत्वपूर्ण स्मारक, ये सारे जो है अकबर के टाइम में जो है ये निर्माण कराया गया। अकबर के टाइम में जो है मुगल वास्तुकला का जो है बहुत ही अत्यधिक विकास हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने सारे भवन के ये निर्माण करवाए। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको सारे। उन्होंने वृंदावन में गोविंद देव मंदिर भी बनवाया। कहाँ बनवाया? गोविंद देव मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये है बुलंद दरवाजा, जो कि किसके द्वारा बनाया गया? अकबर के द्वारा। अकबर के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण विकास हुए, जैसे कि फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला फारसी, मध्य एशियाई और विभिन्न भारतीय, बंगाल और गुजरात शैलियों का उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। किसका है? सम्मिश्रण है फतेहपुर सीकरी का वास्तुकला। नेक्स्ट है ये लाल बलुआ पत्थर का व्यापक उपयोग हुआ इसके टाइम पे। अकबर के शासनकाल के टाइम में लाल बलुआ पत्थर का भारतीय तत्व जैसे गुजरात और बंगाल शैलियों के गहरे छज्जों, बालकनियों और छतरियों को मध्य एशियाई घटक से चमकती हुई टाइलों के साथ मिश्रित किया गया है। तो ये सारे जो है अकबर के टाइम में जो है अकबर के शासनकाल में ये सारे महत्वपूर्ण विकास हुए, ये सारे वास्तुकला में ये सारे चीज़ यूज हुए। ओके, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब देखते हैं जहांगीर। जहांगीर जो ये 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया। राजकुमार को वास्तुकला पर चित्रों के लिए विशेष सराहना मिली। उन्होंने इतिमाद उद्दौला, उनकी पत्नी नूरजहां के पिता की कब्र का निर्माण किया, जिसने दुनिया के बेहतरीन पित्राद्युरा, आप नाम सुनेंगे पित्राद्युरा, कार्यों को प्रदर्शित किया और सिकंदरा
कि अकबर का मकबरा पूरा करवाया। सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा भी इसी के द्वारा पूरा करवाया गया। और उसके पत्नी जो है नूरजहां के पिता का जो है वो कब्र का निर्माण कराया गया इतिमाद उद्दौला का, जो कि बेहतरीन पित्रा के कार्य को प्रदर्शित करता है। उन्होंने लाहौर में जो मोती मस्जिद, श्रीनगर में प्रसिद्ध शालीमार बाग का निर्माण भी करवाया। याद रखना आपको कि जहांगीर के द्वारा जो है लाहौर में मोती मस्जिद और श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण कराया गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं पित्रादुरा क्या होता है, नोट में देखते हैं। जिसे परचीनकारी भी कहा जाता है। यह सजावटी कला के रूप में कट हुए और जड़े हुए अत्यधिक पॉलिश अर्धकीमती पत्थरों का उपयोग करते हुए चित्रों को उकेरने के काम की एक जड़ना तकनीक है। तो ये पित्रादुरा कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ताजमहल में पित्रादुरा का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे जो हैं कितने सजावटी कला का रूप में एकदम मतलब कि अच्छे कला के रूप में जो है कि कीमती पत्थर का उपयोग करके बहुत सारे डिजाइन दे के जो है ये निर्माण करता है। इसी को जो है पित्रादुरा कहते हैं। ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद शाहजहाँ जो है 1628 से लेकर 1658 तक शासन किया। उन्होंने अपने स्वर्गीय पत्नी मुमताज महल की याद में जो ताजमहल बनवाते हुए खुद को अमर कर लिया। मुगल वास्तुकला के शासनकाल के दौरान जो है मुगल वास्तुकला के रूप में उन्हें बिल्डरों का राजकुमार कहा जाता है। उन्होंने दिल्ली के 7वें शहर शाहजहानाबाद का निर्माण कराया, जिसे आज पुरानी दिल्ली के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लाल बलुआ पत्थर के विपरीत सफ़ेद संगमरमर का व्यापक उपयोग किया। शाहजहाँ जो है वो लाल बलुआ पत्थर के विपरीत जो है उसके लाल बलुआ पत्थर का यूज नहीं किया। किसका यूज किया? सबसे ज़्यादा सफ़ेद संगमरमर का यूज किया गया शाहजहाँ के द्वारा, जो उनके पूर्ववर्तियों द्वारा पसंद किया गया था। उन्होंने दिल्ली में जमा मस्जिद, आगरा किले में मोती मस्जिद, लाहौर किले में शीश महल और शानदार ढंग से पित्रादुरा और जटिल दर्पण का काम उपयोग करके बनाया था। तो ये सारे जो हैं शाहजहाँ के द्वारा ये सारे निर्माण किए गए थे। याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं आप ताजमहल का चित्र है। ये मुगल वास्तुकला का ये प्रतीक है ताजमहल। औरंगजेब, उसके बाद औरंगजेब के काल में क्या क्या हुआ? औरंगजेब 1658 1707 तक जो शासन किया। इन्होंने भव्यता की जगह सादगी को पसंद किया। इन्होंने जितने मस्जिदें बनवाए उसमें कहीं ज़्यादा की मरम्मत करवाई थी। कहा जाता है कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया था। लाल किले, दिल्ली में एक खूबसूरत मोती मस्जिद और औरंगाबाद में बीबी का मकबरा जो है अपनी पत्नी रबिया उद दौरे के लिए एक लंबे शासनकाल के लिए कुछ उल्लेखनीय उल्लेख है। इस प्रकार कुल मिलाकर मुगल वास्तुकला में औरंगजेब शासन काल में जो है गिरावट देखी गई। औरंगजेब के टाइम में जो है ये ज़्यादा वास्तुकला का निर्माण ज़्यादा नहीं किया गया, इसलिए जो इसमें गिरावट देखने को मिला। बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंग सब का, भवन सब का निर्माण ये नहीं किया। मेहराबों, छतरी और गुम्बदों की विभिन्न शैलियाँ इंडो इस्लामिक वास्तुकला में बेहद लोकप्रिय हो गई। इन्होंने मुगल के अधीन विकसित किया गया था। यह विशेष रूप से उत्तर भारत में इतना व्यापक हो गया कि इन्हें इंडो सार्वजनिक शैली भी उपनिवेशिक वास्तुकला और में अधिक देखा जा सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे कलाकृति किए जाते थे, तो मेहराब हो गया, छतरी हो गया, गुम्बदों की विभिन्न शैलियाँ बनाई जाती थी, जिसको इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहद लोकप्रिय उदाहरण माना जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये छतरी किस तरह निर्माण किया गया है। इस तरह का ये वास्तुकला, मुगल वास्तुकला। मेहराब देख सकते हैं ये किस तरह कलाकृति किया गया, इस तरह के डिजाइन किए गए, इसको मेहराब बोलते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये जैसे विभिन्न डोम शैली है, ये किस किस तरह के डोम बने थे, किस किस आकार के जो है ये डोम बने थे, किसका निर्माण किया गया था मुगल काल के दरमियान। अब देखते हैं मुगल काल के दौरान जो कुछ अन्य जो प्रमुख शैलियाँ थी उसको निर्माण हुआ। जैसे कि सिख शैली, मुगल वास्तुकला से प्रभावित होकर यह शैली पंजाब क्षेत्र में विकसित हुई। इसमें मेहराब और छतरियाँ प्रमुख थी। क्या थी? मेहराब और छतरियाँ। सिख वास्तुकला में गुंबद एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गया। 1604 में जो अर्जन देव द्वारा पूर्ण किया गया स्वर्ण मंदिर सिख वास्तुकला का एक प्रतीक उदाहरण है। 1604 ईस्वी में किसके द्वारा निर्माण किया गया था स्वर्ण मंदिर का? तो ये अर्जन देव के द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है पूर्ण किया गया था। तो ये सिख शैली का इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट थे कि ये जो है गुंबद उसमें इंपॉर्टेंट हो गया था, मेहराब और छतरियाँ प्रमुख थी। तो ये सारे विशेषता थी सिख शैली के। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्वर्ण मंदिर का फोटो है, इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं किस तरह गुंबद है बीच में, बहुत सारे जो मुगल शैली से जो ये मिलता जुलता था। अब देखते हैं राजपूत शैली। यह स्थानीय इस्लामी शैलियों का मिश्रण है। यह स्थानीय और इस्लामी शैली का क्या है? मिश्रण है। उन्होंने राजसी किलों महलों का निर्माण किया। राजपूत शैली की वास्तुकला में लटकती हुई बालकनी, कोने और महराबों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। राजपूत शैली में यह स्थानीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण है राजपूत शैली। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। ये सारे फैक्ट आप लिख सकते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये आमेर का किला है, आमेर का किला, जैसे ये सब बनाया गया, ये मेहराब हो गया, बालकनी हो गया, कोना हो गया, ये सारे जो है राजपूत शैली में ये सारे देखने को मिलते हैं, जो कि किससे इन्फ्लुएंस हैं, किससे प्रभावित है, मुगल शैली से बहुत सारे चीज़। अब देखते हैं मुगल चित्रकारियाँ। मुगल के टाइम में बहुत सारी चित्रकारियाँ भी हुई हैं। वास्तुकला की तरफ मुगल चित्र भारतीय, फारसी और इस्लामी शैली के संयोजन को भी दर्शाता है। मुगल चित्रों की उत्पत्ति जो है फारसी कलाकारों मीर सैयद अली और अबू समद के माध्यम से हुमायूं के शासनकाल के दौरान हुई। उनकी कला स्थानीय शैलियों से प्रभावित थी और धीरे धीरे उन्होंने भारत के मुगल चित्रों को जन्म दिया। मुगल चित्रों का सबसे पहला उदाहरण तूतीनामा चित्रकला है, एक तोते की दास्तां है। तो ये तूतीनामा चित्रकला जो ये मुगल चित्रों का सबसे पहला उदाहरण है। और मुगल का चित्रकला जो है ये हुमायूं के शासनकाल के दरमियान जो है ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, उत्पत्ति हुआ इसका। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये तूतीनामा जो है ये तूतीनामा का दृश्य, ये चित्रकला का, जैसा कि आप देख सकते हैं ये तो एक तोते की दास्तां, यहाँ देखते हैं आप तोते बैठे हुए हैं, ये सारे कुछ लिखे हुए हैं उर्दू में। तो ये सारे जो तूतीनामा के दृश्य हैं ये इमेज आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मुगल चित्रकला। युद्ध के दृश्य, अदालत के दृश्य, शिकार के चित्र, वन्य जीवन चित्र आदि के इर्द गिर्द घूमती है। तो मुगल चित्रकला जो है ये सारे चित्र के मतलब कि युद्ध का क्या दृश्य था, इस पे चित्र बनाया गया, पेंटिंग किया गया, अदालत के दृश्य, शिकार करते हुए दिखाया गया, वन्य जीवन के ऊपर दिखाया गया। तो ये सारे जो है इर्द गिर्द घूमती है मुगल चित्रकला। अकबर को मुगल लघु चित्रों के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकबर को जो है मुगल लघु चित्रों के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में फारसी कलाकारों के निर्देशन में मुगल शैली में चित्रों का अत्यधिक विकास हुआ। महाभारत, रामायण और फारसी महाकाव्य पर आधारित चित्रों को प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने हजमानामा, अमीर हजमा के कारनामों को भी जारी किया, जो कि ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देखते हैं हजमानामा का ये दृश्य है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये चित्र है हजमानामा की, ये पेंटिंग है। अब अकबर का जो है शिकार करते दिखाया गया, ये दृश्य है अकबर जब शिकार कर रहा था, तो ये पेंटिंग है। ये सारे इंपॉर्टेंट पेंटिंग है मुगल काल के, ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के समय काल में हल्के और मातहत रंगों का उपयोग के साथ ब्रश वर्क में अधिक से अधिक परिशोधन देखा। मुख्य कार्य जहांगीरनामा दरबार के दृश्यों, चित्रों और प्रकृति के चित्रण में चित्रित राजा के अपने जीवन के इर्द गिर्द घूमते थे। उन्होंने अपने कलाकारों को अपने काम के साथ साथ यूरोपीय शैली का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। ओके, अकार रिजा, अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, मुखलिस, भीम और इनायत जो ये जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये सारे चित्रकार का आपको नाम याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये चित्रकार जो किसके दरबार में था। तो याद रखना आपको अकार रिजा, अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, मुखलिस, भीम और इनायत, ये सारे जो हैं जहांगीर के दरबार में ये महत्वपूर्ण चित्रकार थे, जो कि बहुत सारे चित्र बनाते थे। दरबार के दृश्यों से संबंधित हो गया, बहुत सारे प्रकृति से चित्रण से संबंधित हो गया, ये सारे दृश्य बनाते थे, चित्र बनाते थे। नेक्स्ट देखते हैं शाहजहां ने वास्तुकला पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। हालांकि चित्रकारी भी विकसित हुई, इस अवधि में चित्रों ने अपनी संवेदनशीलता खो दी और नीरस और महंगे हो गए। शाहजहां के टाइम में जो उतना जो है ये चित्रकला जो हुआ उतना विकसित नहीं हुआ, क्योंकि ये जो वास्तुकला पे अधिक केंद्रित था। औरंगजेब ने चित्रों को संस्कृति को प्रोत्साहित नहीं किया और उनके शासनकाल में कला के विकास का लेखा जोखा देने के लिए उनके न्यायालय से कुछ लोग ही बचे थे। औरंगजेब के टाइम में तो ये और भी खत्म हो गया पूरा, ये प्रोत्साहित ही नहीं किया और उसके शासनकाल में कला विकास जो भी था वो खत्म हो गया। मुगल चित्रों ने राजपूत लघु चित्रकला शैली को बहुत प्रभावित किया। इसके अलावा चूंकि मुगल साम्राज्य घट रहा था, दरबार के कलाकार पूरे राज्य में फैल गए और अवध, राजपूताना, सिख और दक्कन के प्रांतों में नई दरबारी संस्कृतियों को जन्म दिया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि मुगल चित्रों में जो है राजपूत लघु चित्रकला शैली को जो है ये बहुत प्रभावित किया, क्योंकि इसके अलावा जो है मुगल सम्राट जो है वो पूरा घट रहा था, दरबार में जो है कलाकार पूरे राज्य में फैल गए और कहाँ पे चले गए, अवध हो गया, राजपूताना, सिख और दक्कन के प्रांतों में जो है नई दरबारी संस्कृतियों को जन्म दिया। ये सारे ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये राजपूत लघु चित्रकला का ये एक एग्जाम्पल है, ये एक पेंटिंग है जो कि आपको देख सकते हैं। ओके, तो ये थे मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर और पेंटिंग से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके बीपीएससी मेंस के एग्जाम के लिए वेरी वेरी यूजफुल होंगे। उम्मीद करते हैं इतने सारे फैक्ट आप लिख सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो भी दोस्त लोग आपके बीपीएससी की तैयारी करते हैं। ओके, तो
तो इस तरह से और देखते रहिए। इससे पहले जो है जीएस पेपर 1 से संबंधित और जीएस पेपर 2 से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे दिया जाएगा। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।